रात का समय था और लास वेगास के शोर शराबे से काफी दूर एक सुनसान सा बीच युवाओं की हंसी और म्यूजिक से गूंज रहा था। एक बड़ा ग्रुप यहाँ पार्टी करने आया था। जगह इतनी दूर थी कि आसपास कोई नहीं था और शायद यही वजह थी कि सबको लग रहा था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है। तेज म्यूजिक बज रहा था, ठंडी ड्रिंक्स चल रही थीं, लोग खेल खेल रहे थे और हर तरफ सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी। लेकिन तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आगे होने वाली हर घटना की नींव रख दी। ग्रुप का सबसे कॉन्फिडेंट और थोड़ा दबंग लड़का मिच सबके मोबाइल फोन इकट्ठा कर लेता है। वह सभी फोन एक कार की डिक्की में बंद कर देता है और साफ कह देता है कि पार्टी खत्म होने से पहले किसी को उसका फोन वापस नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह थी कि कोई विरोध नहीं करता। सब इतने अच्छे मूड में थे कि किसी ने इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्हें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद यही फैसला उनकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। इधर जब बाकी लोग पार्टी में डूबे हुए थे तभी वेंस और गिलबर्ट को बोनफायर के लिए लकड़ियां ढूंढने भेजा जाता है। दोनों अंधेरे बीच पर दूर तक निकल जाते हैं। उन्हें सिर्फ लकड़ी ढूंढनी थी, लेकिन वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसे देखकर वे खुद भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या है। वे तुरंत वापस जाकर बाकी लोगों को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। सबकी नजरों में पार्टी ज्यादा जरूरी थी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। धीरे धीरे रात गुजर जाती है। म्यूजिक की आवाज कम होने लगती है। लोग थक कर चूर हो जाते हैं। कोई रेत पर सो जाता है, कोई कार के अंदर, कोई बेंच पर, तो कोई लाइफगार्ड केबिन के पास रखी लकड़ी की मेजों पर। आखिरकार पूरा बीच गहरी खामोशी में डूब जाता है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। सूरज निकल चुका था, रात की हंसी गायब थी, म्यूजिक बंद हो चुका था और लगभग पूरा ग्रुप अभी भी नींद में था। इसी बीच कैली और उसका बॉयफ्रेंड मिच जागते हैं। दोनों एक छोटी लाइफ बोट के अंदर सोए हुए थे जो लाइफगार्ड टावर के ऊपर रखी हुई थी। वे सोचते हैं कि अब घर लौटने का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही कैली नीचे देखने के लिए टावर के किनारे पहुंचती है, उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीचे रेत पर एक छोटा सा पक्षी बैठा हुआ था। पहले तो सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर कैली देखती है कि पक्षी के पैर हिल नहीं रहे। वह जोर जोर से पंख फड़फड़ाता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है जैसे कोई चीज उसे नीचे से पकड़े हुए हो, और फिर उसकी आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में पूरा पक्षी रेत के अंदर खिंच जाता है, सीधे नीचे, गायब। न कोई निशान, न कोई पंख, न कोई आवाज, जैसे उसने कभी अस्तित्व ही नहीं रखा हो। कैली सदमे में जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी जो देखा वह सच था या कोई भ्रम। लेकिन रुको, असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ दूरी पर खड़ी एक कार के अंदर कुछ लोग जागने लगते हैं। उनमें चंदा भी होती है। वह बाहर झांकती है और देखती है कि उसकी दोस्त मारा अभी भी एक लकड़ी की पिकनिक टेबल पर सो रही है। चंदा उसे आवाज लगाती है। मारा धीरे धीरे आंखें खोलती है। पिछली रात की शराब का असर अभी भी उस पर साफ दिखाई दे रहा था। उसका सिर घूम रहा था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। वह कराहते हुए उठती है और नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी ऊपर टावर से कैली पूरी ताकत से चिल्लाती है। वह मारा को रेत छूने से मना करती है, उसे चेतावनी देती है कि नीचे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मारा उसकी बात पूरी तरह समझ ही नहीं पाती और अगले ही पल उसके पैर रेत को छू जाते हैं। बस इतना होना था, अचानक रेत उसके पैरों को जकड़ लेती है, ऐसे जैसे कोई जाल बंद हो गया हो। मारा की चीख निकल जाती है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह हाथ नीचे लगाती है उसके हाथ भी फंस जाते हैं। अब वह पूरी तरह जकड़ी जा चुकी थी। रेत उसे धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है, लेकिन यह कोई साधारण दलदल नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। मारा जितना संघर्ष करती है उतनी तेजी से नीचे धंसती जाती है। उसकी चीखें पूरे बीच पर गूंजने लगती हैं और तभी एक और भयानक गलती हो जाती है। वेंस उसे बचाने के लिए कार से बाहर कूद पड़ता है। वह बिना सोचे समझे रेत पर दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि वह अपनी दोस्त को बचा लेगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद अदृश्य ताकत उसे भी पकड़ लेती है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और अगले ही पल उसका शरीर भी रेत में फंस जाता है। अब दोनों मौत के जाल में फंस चुके थे। पूरा ग्रुप घबरा जाता है। ऊपर टावर पर खड़ा मिच तुरंत एक लाइफ राफ्ट उठाता है और वेंस की तरफ फेंकता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसे पकड़ लो ताकि वे उसे खींचकर बाहर निकाल सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेंस अपनी बाहें तक नहीं हिला पा रहा था और फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। रेत उसके चेहरे को गलाना शुरू कर देती है, बिल्कुल तेजाब की तरह। उसकी त्वचा पिघलने लगती है, चेहरा खत्म होने लगता है। वह दर्द से चीखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता और अगले ही पल वेंस पूरा का पूरा रेत के अंदर खींच जाता है, गायब। उसके तुरंत बाद मारा भी उसी भयानक मौत का शिकार हो जाती है। कुछ सेकंड पहले तक जो दो लोग जिंदा थे, अब वहाँ उनका नामो निशान तक नहीं बचा था, सिर्फ खाली रेत और खामोशी। बाकी बचे लोग अविश्वास से उस जगह को देखते रह जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उनके दो दोस्त उनके सामने गायब हो चुके थे और अब उनका ग्रुप पहले से छोटा हो चुका था, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। कैली और मिच ऊपर लाइफगार्ड टावर के मंच पर हैं और चंदा, जोनाह और रोनी पार्क की गई कार के अंदर हैं। गिलबर्ट नाम का एक लड़का बीच पर छोड़े गए एक बड़े धातु के बैरल पीपे के अंदर सोता हुआ मिलता है। जब वह सो रहा था, किसी ने मजाक में उसके चेहरे पर एक अजीब और भद्दी
तस्वीर बना दी थी। जब गिलबर्ट जागता है तो वह बहुत क्रोधित होता है और बाहर निकलने की मांग करता है। बाकी लोग घबराकर उसे न हिलने की चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है। जब गिलबर्ट सुनता है कि उसके 2 करीबी दोस्त मर चुके हैं तो वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है और हाथ पैर मारते हुए चीखने लगता है और बैरल से जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करता है। मिच एक झूठ बोलकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कुछ ही घंटों में ज्वार लहरें उठेंगी और पानी रेत को ढक लेगा ताकि गिलबर्ट सुरक्षित चलकर बाहर आ सके। इससे गिलबर्ट थोड़ा शांत होता है। मिच के यह कहने के बाद कैली चुपचाप उसे किनारे खींचती है और बताती है कि वह गलत है, पानी इतनी ऊपर नहीं आएगा कि कोई मदद हो सके। मिच स्वीकार करता है कि उसने ऐसा सिर्फ गिलबर्ट को उम्मीद देने और उसे घबराने से रोकने के लिए कहा था। कई घंटे बीत जाते हैं। सूरज आसमान में ऊंचा उठाता है और बेहद गर्म हो जाता है। बीच पर फंसे सभी लोग अब धूप से झुलस रहे हैं। कैली लाइफ बोट के खानों में खोजती है और उसे माचिस की एक छोटी डिब्बी मिलती है। वह उन्हें सावधानी से अलग रख देती है, ये जानकर कि वे बाद में उपयोगी हो सकती हैं। उसे कुछ सनस्क्रीन लोशन भी मिलता है और वह इसे कार में बैठे लोगों की ओर उछाल देती है ताकि वे खुद को चिलचिलाती धूप से बचा सकें। बचे हुए लोग बात करते हैं कि पार्टी के बाकी सभी लोगों के साथ क्या हुआ होगा। कैली को एक भयानक बात का एहसास होता है। जो कोई भी रात में खुली रेत पर सोया था उसे जमीन के नीचे जो कुछ भी है उसने पहले ही निगल लिया है। वे सभी पार्टी में आए लोग बस गायब हो गए हैं। उनका सामान, जूते, बैग, कप अभी भी पूरे समुद्र तट पर बिखरे हुए हैं, लेकिन लोग खुद गायब हो चुके हैं। बीच की ओर देखते हुए कैली ध्यान देती है कि वेंस और गिलबर्ट को पिछली रात जो विशाल अजीबोगरीब चीज मिली थी वह अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, टूटकर खुल गई है और खोखली हो गई है। वह इसे घूरती है और धीरे धीरे एक भयानक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उसका मानना है कि वह वस्तु किसी प्रकार का एलियन परग्रही का अंडा था और रात के दौरान जब हर कोई सो रहा था वह फूट गया। जो कुछ भी अंदर था वह अब रेत के नीचे रह रहा है। जब गिलबर्ट यह सिद्धांत सुनता है तो वह फिर से कांपने और चीखने लगता है, अपने बैरल में हिंसक रूप से झूलने लगता है। कैली उससे दृढ़ता लेकिन नरमी से बात करती है और उसे बताती है कि जीव संभवतः अभी अभी अंडे से निकला है और शायद अभी भी छोटा है और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यह शायद अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं है और अगर वे शांत रहें और स्पष्ट रूप से सोचें तो उनके पास अभी भी लड़ने का एक मौका है। यह समझने के लिए कि जीव की पहुंच कितनी दूर तक है, कैली सॉसेज का एक पैकेट लेती है और उन्हें एक एक करके बीच के अलग अलग स्थानों पर फेंकना शुरू कर देती है। हर बार जब कोई सॉसेज रेत पर गिरता है तो उसे तुरंत जीव के टेंटिकल्स, सूंड या जाल जैसे पतले हाथ द्वारा छीन लिया जाता है और निगल लिया जाता है। ये पतले तेज रेत के रंग के हाथ जमीन से बाहर निकलते हैं और भोजन को अंदर खींच लेते हैं। अलग अलग दूरियों का परीक्षण करके कैली जीव के पहुंचने की सीमा का पता लगाने की कोशिश करती है। इस प्रयोग के दौरान एक समुद्री पक्षी सीगल नीचे झपटता है और गिलबर्ट के चेहरे के ठीक सामने से एक सॉसेज चुरा लेता है और उसे खा जाता है, जबकि भूखा और फंसा हुआ गिलबर्ट देखता रह जाता है। गिलबर्ट बहुत क्रोधित और दुखी होता है। कुछ और बार फेंकने के बाद कैली को इतनी दूर एक जगह मिलती है जहां सॉसेज गिरता है और टेंटिकल्स समय पर उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। बचे हुए लोगों को राहत मिलती है कि एक सुरक्षित क्षेत्र, सेफ जोन है, लेकिन चंदा तुरंत समस्या की ओर इशारा करती है। सुरक्षित क्षेत्र बहुत दूर है और उनके पास जानलेवा रेत पर चले बिना वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जोनाह को एक विचार आता है। वह कार के अंदर से 2 सर्फबोर्ड पकड़ता है और उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता है। उन्हें रेत पर सपाट रखता है और सीधे जमीन को छूने से बचने के लिए उनके ऊपर एक पुल की तरह चलता है। सावधानी और धीरे धीरे वह बोर्ड्स के पार बीच के बीच में स्थित लकड़ी की मेज की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह मेज तक पहुंचता है और बेंच पर कदम रखता है, सर्फबोर्ड्स में से एक उसके पैरों के नीचे से खिसक जाता है। वह अपना संतुलन खो बैठता है और कुछ पल के लिए रेत के ऊपर लटक जाता है। टेंटिकल्स तुरंत जमीन से ऊपर उठते हैं और उसके पेट के चारों ओर लिपट जाते हैं। वह दर्द से चीख उठता है। एक बेतहाशा छलांग के साथ वह मेज के किनारे को पकड़ने और खुद को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के बीच का हिस्सा अब बुरी तरह घायल हो गया है। जहां टेंटिकल्स ने उसे पकड़ा था वहां गहरे और दर्दनाक घाव हैं। जोनाह कराहते और कांपते हुए मेज पर लेट जाता है। कुछ मिनटों के बाद वह बैठने में कामयाब होता है। वह मेज पर रखे बैग्स को खोजता है और उसे वहां रखा हुआ अच्छी मात्रा में भोजन मिलता है। भोजन उठाते समय गलती से एक केला जमीन पर गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे कुछ असामान्य दिखाई देता है। टेंटिकल्स उसे तुरंत नहीं पकड़ते हैं। उस विशेष स्थान पर जीव की पहुंच में थोड़ी देरी या अंतर प्रतीत होता है। फिर जोनाह को इसका कारण समझ आता है। पिछली रात का अलाव, बोन फायर, ठीक वहीं जला था। आग ने गर्म जली हुई जमीन का एक हिस्सा छोड़ दिया था और जीव उसमें से नहीं गुजर सकता था या उसमें अस्तित्व नहीं रख सकता था। आग जीव को पीछे रखती है। यही
वह बड़ी कामयाबी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। आग उनका हथियार है। जीव गर्मी या आग में जीवित नहीं रह सकता। जब जोनाह घायल अवस्था में लेटा रहता है और बचे हुए लोग अपने अगले कदम पर चर्चा करते हैं तो उसकी चोटें बदतर और बदतर होती जाती हैं। उसे तेज बुखार आ जाता है और उसके घावों में संक्रमण इन्फेक्शन दिखने लगता है। कैली दूर से मदद करने के लिए जो कुछ कर सकती है करती है, उससे बातें करके और उसे शांत रखकर। इस बीच कार में वापस समूह मदद बुलाने की योजना बनाता है। सेल फोन कार की डिक्की ट्रंक में बंद है। रोनी डिक्की खोलने की कोशिश करने का फैसला करती है। वह सावधानी से कार की खिड़की से बाहर निकलती है और खुद को पिछले बम्पर कार के एकदम पीछे एक संकरी धातु की छड़ पर संतुलित करती है ताकि वह जमीन पर कदम रखे बिना ट्रंक के लॉक तक पहुंच सके। रोनी को स्थिर रखने के लिए चंदा उसके हाथों को पकड़ लेती है। हर बार जब रोनी डिक्की को खींचकर खोलने की कोशिश करती है तो वह फिसल जाती है और ढक्कन जोर से बंद हो जाता है। वे बार बार कोशिश करते हैं। अंततः कैली लाइफगार्ड टावर से एक रेस्क्यू हुक, बचाव का हुक नीचे फेंकती है ताकि चंदा रोनी को अधिक सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए उसका उपयोग कर सके। इस बार रोनी डिक्की को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ठीक उसी पल एक पुलिस की कार बीच के किनारे आकर रुकती है। अधिकारी देखता है कि कुछ युवा कार की खिड़कियों और कार के बाहर लटके हुए अजीब चीजें कर रहे हैं और वह हॉर्न बजाता है और पास आता है। आवाज से रोनी चौंक जाती है और फिर से फिसल जाती है। इस बार डिक्की का भारी ढक्कन वह दर्द से चीखती है। पुलिस अधिकारी अपनी कार से बाहर निकलता है और उनकी ओर चलता है। उसने भारी और मोटे चमड़े के जूते पहने हुए हैं जो संयोगवश उसे इतनी सुरक्षा देते हैं कि जीव के टेंटिकल्स जो उसके पैरों के चारों ओर रेत से ऊपर उठते हैं उसे ठीक से नहीं पकड़ पाते और वह चलता रहता है। वह टेंटिकल्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्योंकि वे उसके जूतों को भेदने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। कैली तुरंत उसे पुकारती है और उसे खुली रेत पर पैर न रखने के लिए कहती है और नीचे के जीव के बारे में चेतावनी देती है। गिलबर्ट अपने बैरल के अंदर से चिल्लाकर अधिकारी को तुरंत नेशनल गार्ड को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि यह एक वैश्विक खतरा है। अधिकारी चारों ओर देखता है, किशोरों को पागलों की तरह व्यवहार करते देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि वे पार्टी के कारण नशे में हैं या ड्रग्स के प्रभाव में हैं। वह उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। वह शांति से बीच पर घूमकर सभी की जांच करता है। वह जोनाह की जांच करता है जो बिगड़ते संक्रमित घावों और तेज बुखार के साथ मेज पर लेटा है। वह रोनी के कुचले हुए और खून से सने हाथ की जांच करता है। वह गिलबर्ट को बैरल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन युवक बहुत बड़ा और भारी है और अधिकारी अकेले उसे मुक्त नहीं कर सकता। अंततः वह कैली और मिच को लाइफगार्ड टावर से नीचे आने के लिए कहता है ताकि वह उनसे सवाल पूछ सके। कैली हताशा में उसे सब कुछ समझाती है, जीव, मौतें, टेंटिकल्स, रेत। अधिकारी सिर हिलाता है और उस पर विश्वास करने से इनकार करता है। वह अपना पेपर स्प्रे, काली मिर्च का स्प्रे निकालता है और उन्हें जबरदस्ती नीचे उतारने की धमकी देता है, लेकिन फिर जैसे ही वह पेपर स्प्रे के लिए हाथ बढ़ाता है वह उसके हाथ से फिसलकर खुली रेत पर गिर जाता है। वह इसे उठाने के लिए आदतन नीचे झुकता है और जिस क्षण उसका हाथ रेत को छूता है टेंटिकल्स उसे पकड़ लेते हैं। वे उसकी कलाई और फिर उसकी पूरी बांह के चारों ओर लिपट जाते हैं, उसे नीचे खींच लेते हैं। वह वापस लड़ता है, अपने दूसरे हाथ से पेपर स्प्रे पकड़ता है और इसे सीधे रेत में स्प्रे करता है। रसायन, केमिकल्स जीव को परेशान करते हैं और वह अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है। कोहनी के नीचे का उसका हाथ पूरी तरह से खा लिया गया है। वह चीखते हुए और अपने हाथ के कटे फटे अवशेषों को घूरते हुए लड़खड़ा कर खड़ा होता है। हर तरफ खून बह रहा है। वह पूरी तरह से सदमे में है। कैली ऊपर से बिना किसी सहानुभूति के देखती है। वह सीढ़ी के किनारे तक नीचे उतरती है और घायल अधिकारी से पेपर स्प्रे छीन लेती है। वह इस बात से नाराज है कि उसने उसकी चेतावनियों को नहीं सुना। वह उसे वहीं रेत पर छोड़ देती है जहां जीव उसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। अब पेपर स्प्रे से लैस मिच एक बचाव की योजना बनाता है। वह तय करता है कि वह समूह में सबसे तेज दौड़ने वाला है। उसका विचार है अपने पैरों को बचाने के लिए तौलिए लपेटें, जीव को सुन्न करने के लिए रेत पर पेपर स्प्रे छिड़कें और फिर पूरी गति से सुरक्षित स्थान की ओर दौड़े। वह दौड़ेगा, मदद खोजेगा और दूसरों के लिए वापस आएगा। वह चंदा को आवाज लगाकर उसे कुछ तौलिए फेंकने के लिए कहता है। वह उन्हें पकड़ती है और उसकी ओर उछालती है, लेकिन जैसे ही मिच तौलियों के बंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है लाइफगार्ड प्लेटफॉर्म की लकड़ी की रेलिंग का एक हिस्सा टूट जाता है। मिच अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे खुली रेत पर धड़ाम से गिर जाता है। वह हिल नहीं सकता। वह चीखता है कि वह अपने शरीर का कोई भी हिस्सा महसूस नहीं कर पा रहा है। जीव ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। बाकी लोग मदद करने में असमर्थ डरावनी नजरों से नीचे घूरते हैं। कुछ ही सेकंड के भीतर टेंटिकल्स मिच के शरीर के चारों ओर लिपट जाते हैं, उसके गले तक पहुंच जाते हैं और उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता है और हिलना बंद कर देता है। फिर जीव उसे जमीन के अंदर खींच लेता है और जहां वह था वहां रेत पर केवल एक बड़ा गहरा खून का धब्बा रह जाता है। मिच जा चुका है। कैली पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन खुद को ध्यान
ध्यान केंद्रित रखने के लिए मजबूर करती है। अब वह लीडर है, वह खुद को संभालती है और दूसरों से स्पष्ट और दृढ़ता से बात करती है। उसके पास एक योजना है। वह टावर से लकड़ी की रेलिंग का एक और टुकड़ा निकालती है और उसे चंदा की ओर फेंकती है, जो उसे कार के बोनट पर रख देती है। कैली रेलिंग को एक पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए टावर से कार के बोनट पर छलांग लगाती है। साथ मिलकर वह और चंदा रोनी के घायल हाथ की मदद करते हैं। खून बहने से रोकने के लिए उसे कपड़े से कसकर लपेटते हैं। फिर वे तीनों सावधानी से लकड़ी के टुकड़ों को रेत पर रखते हैं ताकि छोटे तैरते हुए प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला की तरह चलने का एक अस्थायी रास्ता बनाया जा सके। और वे संतुलन बनाते हुए उस मेज तक पहुंचते हैं जहां जोनाह इंतजार कर रहा है। प्लेटफॉर्म के रास्ते को पार करने वाली रोनी आखिरी थी। खून बहने के कारण वह कमजोर हो चुकी है और आधे रास्ते में ही उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वह गिर जाती है, उसका शरीर खुली रेत पर जा गिरता है। कैली तुरंत उसके चारों ओर एक बड़े घेरे में पेपर स्प्रे छिड़कती है, लेकिन टेंटिकल्स बहुत तेज और बहुत ज्यादा हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वे रोनी को नीचे से पकड़ते हैं और उसे खींच लेते हैं। वह जा चुकी है। अब 3 बचे हैं, कैली, चंदा और जोनाह, जो अपने संक्रमित घावों के कारण बमुश्किल होश में है। मिच द्वारा मूल रूप से सोची गई योजना का पालन करते हुए चंदा अपने पैरों को उन तौलियों में कसकर लपेटती है जिन्हें पेपर स्प्रे में भिगोया गया है। वह गहरी सांस लेती है और खुली रेत से होकर कार की ओर दौड़ती है। टेंटिकल्स उसके पैरों के चारों ओर से ऊपर उठते हैं, लेकिन स्प्रे और मोटे तौलिए उन्हें उसे जकड़ने से रोकते हैं। वह पार कर लेती है। बाकी लोग खुशी से चिल्लाते हैं, अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन फिर जीव जमीन के नीचे अपनी जगह बदलता है। यह उस धातु के बैरल के नीचे चला जाता है जहां गिलबर्ट फंसा हुआ है। बैरल के नीचे की जमीन बहुत तेजी से कांपने लगती है। कंपन धातु के माध्यम से गिलबर्ट के शरीर में पहुंचता है। वह चीखता है क्योंकि जमीन के कंपन या जीव की ऊर्जा के माध्यम से कुछ उसे बैरल के अंदर से ही नुकसान पहुंचाते हुए अंदरूनी रूप से फाड़ने लगता है। जीव फिर अपने असली भौतिक टेंटिकल्स को बैरल के निचले हिस्से को फाड़कर बाहर भेजता है, जो गिलबर्ट के चारों ओर लिपट जाते हैं और उसे नीचे की ओर खींच लेते हैं। वह आखिरी बार चीखता है और फिर वह खत्म हो जाता है। बैरल शांत हो जाता है। कार से यह सब देख रही चंदा रो पड़ती है। वह गिलबर्ट से प्यार करती थी। ऐसा लगता है कि जीव इस भावनात्मक भटकाव को महसूस कर लेता है, या शायद वह बस और अधिक निडर हो गया है और वह कार पर हमला करता है। गाड़ी को नीचे से जोर से टक्कर मारी जाती है और इस प्रभाव से चंदा बोनट से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वह कार पर ही गिरती है और वहीं बेहोश पड़ी रहती है। रात हो जाती है। समुद्र तट अंधेरा और शांत है। कैली मेज पर जोनाह के साथ बैठी है और रेत के पार कार पर पड़ी चंदा की निगरानी कर रही है। घंटे धीरे धीरे बीतते हैं। अंततः आधी रात के करीब चंदा जागती है। वह भ्रमित है लेकिन जीवित है। कार के अंदर देखने पर चंदा को हवा भरने वाली एक लाइफ बोट मिलती है, जो पानी में बचाव के लिए उपयोग की जाने वाली एक छपटी रबर की नाव है। वह इसमें हवा भरती है और इसे रेत पर गिरा देती है और इसका उपयोग चलने के लिए एक हल्के तैरते हुए प्लेटफॉर्म के रूप में करती है। वह इसके ऊपर से सावधानी से मेज की ओर बढ़ती है और कैली के साथ मिलकर वे जोनाह को मेज से उठाते हैं। वह मुश्किल से चल पा रहा है। वे उसे धीरे धीरे कार की ओर वापस ले जाते हैं और उसे आराम से सीट पर लिटा देते हैं। जैसे ही वे सोचते हैं कि वे आखिरकार सुरक्षित हो सकते हैं, रेत से एक विशाल टेंटिकल फटकर बाहर निकलता है, जो उनके द्वारा पहले देखे गए किसी भी टेंटिकल से बहुत बड़ा है। जमीन बुरी तरह से कांपने लगती है। इसके बल से कैली पीछे की ओर हवा वाली नाव में गिर जाती है। वह जोर से गिरती है लेकिन उसे चोट नहीं आती। वह कार की छत की ओर देखती है और आपात स्थिति के लिए रखे गए गैसोलीन ईंधन के डिब्बे देखती है। वह कार पर चढ़ जाती है, एक डिब्बा पकड़ती है और गाड़ी के चारों ओर एक बड़े घेरे में ईंधन डालना शुरू कर देती है। जीव फिर से हमला करता है, उसके हाथों से एक डिब्बे को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन कैली आखिरी बचा हुआ डिब्बा पकड़ती है और कार के चारों ओर ईंधन का पूरा घेरा बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। वह अपनी जेब में हाथ डालती है। उस सुबह मिली माचिस की डिब्बी अभी भी वहीं है। वह एक माचिस जलाती है। वह ईंधन की लाइन को उस आग से छूती है। आग घेरे के चारों ओर तेजी से फैलती है और तुरंत तेज और गर्म जलने लगती है। जीव चीखता है, या कम से कम जमीन चीखती है, क्योंकि आग सतह के नीचे उसके शरीर तक पहुंचती है। टेंटिकल्स गर्मी से नारंगी और सफेद रंग में चमकते हुए हर दिशा में बेतहाशा हाथ पैर मारते हैं। कार की खिड़कियों पर थप्पड़ मारते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कार हिंसक रूप से हिलने लगती है। कैली और चंदा खुद को दरवाजों से चिपका लेती हैं, आंखें फाड़े देखती हैं, क्योंकि चमकते हुए टेंटिकल्स बार बार कांच से टकराते हैं। फिर धीरे धीरे हिलना बंद हो जाता है। टेंटिकल्स वापस खींच जाते हैं। आग जलना खत्म हो जाती है। जमीन शांत और स्थिर हो जाती है। जीव मर चुका है। कैली और चंदा थकावट भरी राहत के साथ एक दूसरे को देखती हैं। फिर वे जोनाह को देखती हैं। उसकी आंखें बंद हैं, उसकी छाती नहीं हिल रही है। अंतिम लड़ाई की अफरा तफरी में जोनाह की चोटों ने अंततः उसकी जान ले ली। वे उसके पास चुपचाप बैठ जाती हैं। उनके चेहरों से
से आंसू बह रहे हैं और अपने अंतिम दोस्त को अलविदा कहती हैं। फिर वे इंतजार करती हैं। करने के लिए और कुछ नहीं है, वे चल नहीं सकती। उन्हें नहीं पता कि जीव वास्तव में मर चुका है या केवल घायल हुआ है, इसलिए वे कार में ही रहती हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए, और अंततः एक थकावट भरी नींद में सो जाती हैं। जब दूसरी सुबह सूरज उगता है तो एक अकेला सर्फर अपनी साइकिल पर समुद्र तट के किनारे आता है। वह कार को देखता है और दो लड़कियों को अंदर बेहोश पड़े देखता है। वह सामान्य रूप से रेत के पार स्वतंत्र रूप से चलता है और कार की खिड़की खटखटाता है। कैली और चंदा झटके से उठती हैं। वे उस सर्फर को घूरती हैं जो खुली रेत पर बिना किसी परेशानी के खड़ा है। जीव सच में जा चुका है। समुद्र तट सुरक्षित है। वे सावधानी से कार का दरवाजा खोलती हैं और एक पैर रेत पर रखती हैं, फिर दूसरा। कुछ नहीं होता। जमीन अब फिर से सिर्फ रेत है, सामान्य साधारण रेत। वे पूरी तरह बाहर निकलती हैं और अपने पैरों के नीचे की ठोस जमीन को महसूस करते हुए बीच पर खड़ी हो जाती हैं, जिस पर उन्हें लगभग विश्वास नहीं हो रहा है। वे अपने चारों ओर के समुद्र तट पर पीछे मुड़कर देखती हैं, जहां वह विशाल एलियन का अंडा था, जहां जीव ने बिल बनाया था और सतह के नीचे फैल गया था। अब वहां एक विशाल चौड़ा गहरा गड्ढा क्रेटर है, जैसे कि धरती खुद धंस गई हो। एलियन चला गया है, जलकर नष्ट हो गया है। वे जोनाह के शरीर को कार में ही छोड़ देती हैं। वे उसे नहीं ले जा सकती और बाद में ठीक से अंतिम विदाई देने का समय मिलेगा। दोनों लड़कियां एक साथ समुद्र तट से दूर चली जाती हैं, जीवित, थकी हुई, और जो कुछ भी उन्होंने देखा है उससे गहराई से सहमी हुई। उनके पीछे गड्ढा उस जगह पर फैला है जो कभी एक सुंदर शांतिपूर्ण बीच हुआ करता था।